Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and I am going to have discussion with you people regarding the MCQs related to English. MCQs number 10 is, they ran slowly around the park. The underlined word is adverb of time, adverb of place, adverb of frequency and adverb of number. देखिए आपके पास जो है वो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है. अगर आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो इसका आंसर पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप वर्ड लगाएं व्हेन. आप क्या लगाएं? आप वर्ड लगाएं व्हेन. आई केम लेट. आई केम लेट. तो आप यहां पर क्वेश्चन लगाए व्हेन आई केम, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज लेट. तो ये लेट हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम. देन हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस. सही है. हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर. तो मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. मैं कहता हूं कि ही वेंट देयर. तो एडवर्ब ऑफ टाइम के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप वहां पर क्वेश्चन लगाए वेयर. तो आप यहां पर क्वेश्चन लगाए वेयर ही वेंट, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज देयर. तो ये देयर हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. फिर मैं कहता हूं कि ही always creates disturbance. तो मैं कहता हूं कि how many times या how much times. तो हमारे पास जो how many times आ जाएगा, इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास बन जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और चौथा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर. तो एडवर्ब ऑफ मैनर का पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्वेश्चन लगाए हाउ. क्या लगाएं? हाउ. तो अब हमारे पास एमसीक्यूज है देयर एंड स्लोली अराउंड द पार्क. तो अगर यहाँ पर हम स्लोली को देखते हैं तो ये तो हमें ना टाइम के बारे में बता रहे हैं, ना प्लेस के बारे में, ना फ्रीक्वेंसी के बारे में, बल्कि वो हमें ये बता रहे हैं कि ये एक्शन किस तरह हो रहा है. तो हमारे पास ये एक्शन जिस तरह हो रहा है, तो इसको इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी. स्लोली हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. एमसीक्यूज नंबर 20, मेनी डैश इश्यूज were brought to the limelight in the meeting. अच्छा देखिए, आपके पास एक है अदर और दूसरा आपके पास है another. तो हमारे पास ये जो अदर आता है इसके बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, और हमारे पास जो another आता है इसके बाद हम सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं. अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास है इश्यूज. तो इश्यूज हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. मेनी अदर इश्यूज वर ब्रॉट टू द लाइमलाइट इन द मीटिंग. एमसीक्यूज नंबर 3, माय फ्रेंड एंड डैश वेंट फिशिंग यस्टरडे. अच्छा देखिए, आपके पास जो एंड आता है ना, एंड, तो इससे पहले अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है तो आप क्या करेंगे? यहां पर भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लगाएंगे. अगर यहां पर जो है वो ऑब्जेक्टिव आया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इट इज बिटवीन देम एंड अस. इट इज बिटवीन देम एंड अस. अब यहां पर दरमियान में एंड आया है, यहां पर हमने देम लगा लिया, तो देम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, इस वजह से यहां पर अस आएगा, क्योंकि अस भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह यहां पर माई फ्रेंड, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है. तो सब्जेक्टिव केस जिस तरह एंड से पहले आया है, इस तरह एंड के बाद भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस ही आएगा. इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माई फ्रेंड एंड आई वेंट फिशिंग यस्टरडे. एमसीक्यूज नंबर 4, स्केर्सली हैड आई रीच्ड माई होम डैश आई रिसीव्ड हिज कॉल. अच्छा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो पेयर्ड कंजंक्शंस हैं, जिसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं. इसको हम पेयर्ड या कोरिलेटिव कंजंक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमेशा हमारे पास ग्रुप में आता है. तो ये हमारे पास जो नो सूनर आता है ना, नो सूनर, इसके बाद देन आता है THAN. और अगर हमारे पास हार्डली आ जाए, हार्डली, या हमारे पास स्केर्सली आ जाए, तो याद रखें कि इनके बाद हम यूज करते हैं व्हेन. अगर हमारे पास नो सूनर आ जाए तो उसके बाद देन आएगा THAN वाला देन. और अगर हमारे पास स्केर्सली आ जाए या हमारे पास हार्डली आ जाए तो फिर इनके बाद हम क्या करेंगे कि इनके बाद हम यूज करते हैं व्हेन को. तो इस वजह से scarcely had I reached my home when I received his call. So option A is the right option.
MCQs नंबर 5, शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक डैश फॉर आवर्स। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट तो नोट करें कि हमारे पास जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास आता है हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास आता है हैड बीन, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास आता है विल हैव बीन और हमारे पास आता है शैल हैव बीन। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम यूज़ करते हैं सेंस और फॉर को। सेंस को हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन हो तो फिर हम उसके लिए सेंस यूज़ करते हैं, और अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम उसे यूज़ करते हैं फॉर। एग्जैक्ट टाइम का मतलब ये कि जब हमें पता हो कि ये काम किस टाइम शुरू हुआ है। आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 10 o'clock, आई हैव बीन लिविंग ओवर हेयर सिंस 2001। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसके स्टार्टिंग का एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया है, तो इस वजह से हमने इसके साथ सेंस लगा लिया। लेकिन अगर ओवरऑल हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है, तो फिर इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए हमारे पास आएगा फॉर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक डैश 4 hours। अब यहाँ पर 4 hours हमें मेंशन है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि ये टाइम हमारे पास, ये एक्शन हमारे पास किस टाइम स्टार्ट हुआ था। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। MCQs नंबर 6, द प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट 25 डैश पिलग्रिम्स परफॉर्म द हज। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास आ जाए 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन एटसेट्रा, अगर हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1000, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इससे पहले 1 2 3 आएगा तो ये सिंगुलर यूज होंगे, और अगर इससे पहले 1 2 3 नहीं आएगा तो ये क्या होंगे, फिर ये आपके पास प्लूरल होंगे। अगर यहाँ पर 1 2 3 आएगा तो ये सिंगुलर, और अगर 1 2 3 नहीं होंगे तो फिर ये हमारे पास होगा प्लूरल। अब जरा देखिए, द प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट 25, हमारे पास नंबर आया है ना, तो नंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है लेक। द प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट 25 लाख पिलग्रिम्स परफॉर्म द हज। MCQs नंबर 7, देयर आर डैश ऑफ सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम। अब हमारे पास ऑप्शन है 100 एंड हंड्रेड्स। क्या यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, यानी नंबर हमारे पास मेंशन है? नहीं, जब हमारे पास नंबर मेंशन नहीं होगा तो फिर हमने इस नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करना है। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारे पास होगा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। MCQs नंबर 8, द मून हैज रिवील्ड डैश ब्यूटी। देखिए, हमारे पास नाउन के कितने जेंडर्स होते हैं? हमारे पास इसके 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। जो मेल होते हैं वो मैस्कुलिन, जो हमारे पास फीमेल होते हैं वो फेमिनिन, और जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हम उसे कहते हैं फेमिनिन। लेकिन याद रखिए, कुछ हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर हम उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं। और जो चीज़ें हमारे पास स्ट्रांग होती हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो कि तबाही फैलाती हैं, हम उसे कंसिडर करते हैं मैस्कुलिन। फिर से सुने कि जो चीज़ें ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें केयर होता है, जिसमें लव होता है, हम उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं। और जिन चीज़ों में पावर की बात होती है, जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है, हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। अब मून हमारे पास क्या है? मून हमारे पास एक ब्यूटीफुल चीज़ है और ये नुकसान भी नहीं पहुंचाती, इस वजह से हम इसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास होगा कि द मून हैज़ रिवील्ड हर ब्यूटी, द मून हैज़ रिवील्ड हर ब्यूटी। फिर हमारे पास है MCQs नंबर नेक्स्ट, द स्टॉर्म हैज़ शोन डैश पावर। अब स्टॉर्म हमारे पास हो जाए, या सन हमारे पास हो जाए, या ह्यूरिकेन हमारे पास हो जाए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन फैलाती है, जो कि तबाही फैलाती है। तो जो चीज़ें तबाही फैलाती है, जहाँ पर हमने लिखा है डिस्ट्रक्शन, तो इस वजह से हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज द स्टॉर्म हैज शोन हिज पावर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 100, डैश इब्राहिम इज डैश नेल्सन मंडेला ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है
कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास 3 है, ए, एन एंड द, इन तीनों को हम कहते हैं आर्टिकल्स। अब हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम 2 प्रॉपर नाउन्स की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर हम इब्राहिम और नेल्सन मंडेला को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम 2 प्रॉपर नाउन्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे पास रूल ये है कि जो सेकंड नाउन हमारे पास आया है हम उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, जबकि फर्स्ट नाउन के साथ हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से इस एमसीक्यूज में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इब्राहिम इज़ द नेल्सन मंडेला ऑफ पाकिस्तान। फिर से सुने कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन आते हैं हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम जब 2 प्रॉपर नाउन्स की आपस में कंपेरिजन करते हैं तो फिर हमारे पास रूल ये है कि जो हमारे पास सेकंड नाउन होगा हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, जबकि फर्स्ट नाउन के साथ हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो एमसीक्यूज नंबर 10 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 11, शी इज़ डैश टैलेंटेड देन आवर एक्सपेक्टेशंस। हमारे पास एडजेक्टिव के कितने डिग्रीज होते हैं? 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम जब कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम उसके साथ या तो ई आर लगाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास शार्प आ जाए और हम उसके साथ लगाए शार्पर, तो ये ई आर जो हमने एंड में लगाया है ये हमारे पास किस चीज़ की निशानी है? ये हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री की निशानी है। या यहाँ पर हम मोर भी लगाते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मोर इंटेलिजेंट। अब हम जब कंपेरेटिव डिग्री पे फोकस करना चाहते हैं और एम्फेसिस उस पर डालना चाहते हैं तो फिर इससे पहले हम क्या करते हैं? इससे पहले हम मच लगाते हैं। याद रखें कि आप कंपेरेटिव डिग्री से पहले मेनी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कंपेरेटिव डिग्री से पहले मेनी लगा लिया तो फिर ये हमारे पास गलत हो जाएगा। मोर इस वजह से गलत है क्योंकि डबल मोर को तो आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कि शी इज़ मोर टैलेंटेड, तो फिर ये तो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा क्योंकि डबल मोर को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 11 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ मच, शी इज़ मच मोर टैलेंटेड देन आवर एक्सपेक्टेशंस। एमसीक्यूज नंबर 12, ही इज़ शार्पर देन हिज ब्रदर। अब ये अगेन हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री है, तो जिस तरह हमने कहा कि कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? उसमें हम मच लगाते हैं। अगर यहाँ पर आपने मोर लगा लिया तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। याद रखें यहाँ पर मोर भी हमारे पास कंपेरेटिव है और ई आर भी हमारे पास कंपेरेटिव है। तो अगर हमने किसी वर्ड के एंड में ई आर लगा लिया और उससे पहले हमने मोर भी लगा लिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने डबल कंपेरेटिव्स को यूज़ किया है। और याद रखें कि रूल के मुताबिक हम डबल कंपेरेटिव्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास ई एस टी आता है और उससे पहले मोस्ट आता है, तो हम डबल सुपरलेटिव को भी यूज़ नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप ई एस टी भी लगाएं और मोस्ट भी लगाएं। अगर आपने दोनों यूज़ कर लिए तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो एमसीक्यूज नंबर 12 में हमारे पास है कि ही इज़ मच शार्पर देन हिज ब्रदर। एमसीक्यूज नंबर 13, द मीटिंग वाज हेल्ड डैश इस्लामाबाद डैश पाकिस्तान। अच्छा जी, हमारे पास अगर सिटी आ जाए, हमारे पास अगर प्रोविंस आ जाए, हमारे पास अगर कंट्री आ जाए तो हम उसके साथ इन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि राइट नाउ आई एम इन पेशावर, मैं कहता हूँ कि ही इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा, आई लिव इन पाकिस्तान। तो हमारे पास जब भी किसी बड़ी जगह की हम बात करते हैं तो हम उसके साथ इन लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि आई वॉज देयर इन इस्लामाबाद यस्टरडे, तो मैंने इस्लामाबाद के साथ इन लगा लिया। लेकिन अगर हम 2 जगहों की बात कर रहे हैं, हम 2 प्लेसेस की बात कर रहे हैं, एक बड़ी जगह है और उस बड़ी जगह के अंदर एक छोटी जगह है, ये पॉइंट ज़रा समझे। अगर हम 2 जगहों की बात कर रहे हैं, एक बड़ी जगह है और उस बड़ी जगह के अंदर एक छोटी जगह है, तो रूल के मुताबिक हमारे पास उस छोटी जगह के लिए 8 आएगा और उस बड़ी जगह के लिए हमारे पास n आएगा। अब फॉर एग्जांपल ये बड़ा जो मैंने बनाया है ये हमारे पास पाकिस्तान बन गया है, तो इसके अंदर जो छोटा हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इस्लामाबाद है। तो वैसे तो इस्लामाबाद के साथ हम n लगाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बड़ी जगह को मेंशन किया गया है और उस बड़ी जगह के अंदर एक छोटी और जगह को मेंशन किया गया है, इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे? हम इसके साथ n लगाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द मीटिंग वाज हेल्ड एट इस्लामाबाद इन पाकिस्तान। Many scientific inventions have been accomplished in dash the 20th century। देखिए अगर हमारे पास सेंचुरी आ जाए, हमारे पास डिकेड आ जाए, डिकेड हम कहते हैं 10 सालों को, हमारे पास जो है वो ईयर आ जाए, साल आ जाए और मंथ आ जाए, तो हम उसके साथ क्या करेंगे? हम उसके साथ एन लगाएंगे। अगर हमारे पास सेंचुरी आ जाए, डिकेड आ जाए, ईयर आ जाए और मंथ आ जाए तो हम उसके साथ एन लगाते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 14 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा
many scientific inventions have been accomplished in the 20th century. Option A is the right option. MCQs number 15. For getting good marks in English, one should be good dash grammar. जब हम स्किल की बात करते हैं, स्किल यानी जब किसी बंदे का किसी चीज़ में टैलेंट होता है तो हम स्किल के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एड यूज़ करते हैं. हम कहते हैं कि वन शुड बी गुड एड ग्रामर. तो आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि नॉर्मली आप लोग यहाँ पर इन लगाते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जब भी टैलेंट की बात करते हैं, हम जब किसी कैपेबिलिटी की बात करते हैं या हम किसी खुदाई सलाहियत की बात करते हैं तो उसके लिए एड लगाते हैं. MCQs नंबर 15 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एड. MCQs नंबर 17. दे विजिट देयर पेरेंट्स एवरी संडे. देखिए हमारे पास जब डे आता है, डे, तो हम उससे पहले लगाते हैं ऑन. हमारे पास जब डे का नेम आता है, हमारे पास आ जाए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह का अगर हमारे पास नेम आता है तो हम हमेशा उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले ऑन लगाते हैं. लेकिन याद रखें कि अगर डे के नेम से पहले आपके पास वर्ड आ जाए ईच, या वर्ड आ जाए एवरी, या आ जाए नेक्स्ट, या आ जाए लास्ट, या आप कहते हैं कि प्रीवियस, तो अगर आपके पास डे के नेम से पहले कोई भी वर्ड आएगा तो फिर आप उस डे के नाम के साथ ज़ीरो प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं. ज़ीरो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि आप उसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं. तो इस वजह से ये सेंटेंस इस तरह ठीक होगा कि दे विजिट देयर पेरेंट्स एवरी संडे. अगर आप यहाँ पर आप कहते हैं कि ऑन एवरी संडे, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा. MCQs नंबर 17. इफ़ आई हैड टाइम. अच्छा जी, अगर आपके पास हैड आ जाए और उसके साथ वर्ब मौजूद ना हो, नो वर्ब, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. अगर आपके पास हैड आ जाए और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद ना हो तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम लगाते हैं वर्ड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर हमारे पास हेड आ जाए और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद ना हो तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है. और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास जो आता है वो वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और टू आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. और अगर हमारे पास हेड भी आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ जाए तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. तो फिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम लगाते हैं वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ये सब आप लगाएंगे और फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, आप उसके बाद लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पर हमारे पास है इफ़ आई हैड टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास हेड आया है और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है. इस वजह से आई वुड गो फॉर जॉगिंग डेली हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास राइट होगा. फिर हमारे पास है MCQs नंबर 18. MCQs नंबर 18 हमारे पास है अ सिनोनिम ऑफ पैरानॉइड इज, सॉरी द एंटोनिम ऑफ विटल इज. आप लोग अच्छा ये बात रखें कि एंटोनिम आप सेंटेंस में देखा करें कि वो आपसे एंटोनिम मांग रहे हैं या वो आपसे सिनोनिम मांग रहे हैं. तो एंटोनिम का मतलब होता है उसके अपोजिट और सिनोनिम का मतलब होता है इसके सेम. सो द एंटोनिम ऑफ विटल इज, तो विटल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, तो इसका मतलब होता है कि उसको कम करना. तो इसका हमारे पास अपोजिट आ जाएगा इंक्रीज. A synonym MCQs नंबर 190. A synonym of paranoid is, पैरानॉइड का मतलब होता है वो बंदा जो अजीब अजीब किस्म की हरकत करता है या हम जिसे पागल भी कहते हैं. तो इंसान और पैरानॉइड का मतलब होता है पागल. और लास्ट MCQs हमारे पास है पीविश. तो पीविश का मतलब होता है कि जब कोई बंदा ऐसे हरकत करता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है. तो अगर हम कहते हैं कि वेल बिहेव्ड, तो वेल बिहेव्ड की वजह से तो इंसान को गुस्सा नहीं आता, तो इसका हमारे पास आ जाएगा इल नेचर्ड. इल नेचर्ड का मतलब होता है कि जो बंदा बद अखलाक होता है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.